नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 15 दिन के भीतर मक्का में दूसरा बड़ा हादसा। भगदड़ में 717 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा घायल। घायलों में 2 भारतीय शामिल। प्रधानमंत्री ने बताया हादसे पर दुख। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से आज मुलाकात। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर जोर। व्यापम घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। यूपी और मध्य प्रदेश में 40 जगहों पर छापे। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और घोटाले के मास्टरमाइंड जगदीश सागर के घर की भी हुई तलाशी। लोकतंत्र में असहमति और मतभेद का सम्मान जरूरी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का बयान। राजनीति में घटती असहनशीलता पर चिंता। और मंगलयान का 1 साल पूरा। इसरो में जश्न का माहौल। कई साल तक लाल गैस से जुड़ी जानकारियां जुटाता रहेगा यान। और आइए देखते हैं पहली खबर। सऊदी अरब के मीना में मची भगदड़ में 700 से ज्यादा हाजियों की मौत की खबर है। भगदड़ में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मीना की, जहां शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। मीना की स्ट्रीट 204 के जमारा ब्रिज के दरवाजे के करीब ये भगदड़ मची। सऊदी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने 4000 सिविल डिफेंस कर्मी और 250 एम्बुलेंस को राहत और बचाव के काम में लगाया है। इस साल हज पर 20 लाख से ज्यादा हाजी वहां पहुंचे हैं। इसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय हाजी भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हम अधिकारियों से संपर्क में हैं, वहां से अभी भी बात हुई है, या हमारे और भी जो टीम यहाँ से गई हुई है वो सारी की सारी टीम सभी जो लोग किसी भी तरह से घायल हुए हैं उनको मदद कर रही है। 15 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब सऊदी अरब में हज के दौरान इसी तरह का हादसा हुआ। इससे पहले 11 सितंबर को भी भारी भरकम क्रेन का बड़ा हिस्सा मस्जिद अल हरम की छत तोड़ते हुए भीतर घुस गया। इस हादसे में 115 लोगों की जानें गईं, जिनमें 11 भारतीय भी शामिल थे। 2006 में हज के दौरान मीना में मची भगदड़ में 364 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2004 में भी हज के दौरान मची भगदड़ में 244 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ा हादसा 1990 में हुआ। इस दौरान एक लंबी सुरंग में कुचलने और दम घुटने से 1426 लोगों की जानें चली गईं। लेकिन पिछले 1 दशक में हज के दौरान हुआ यह हादसा सबसे भीषण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार आगा साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं कहूँ कि एक बड़ी दुखद खबर और उस खास मौके पर, और लगातार मैं अगर देख रहा था कि साल दर साल इस तरह के हादसों की संख्या बढ़ती जा रही। इस हादसे से अगर मैं कहूँ, शुरुआत करूँ इस पूरे घटनाक्रम का, क्या बड़ी वजह दिखती है इसके पीछे? देखिए, इसमें कहा यह जा रहा था कि जो ट्रेन से लोग लाए जा रहे थे उनके दरवाजे नहीं खुले और आधे घंटे तक वो ट्रेन के अंदर फंसे रहे और फिर किसी सूरत से तो एक बड़ा ग्रुप लोगों का समूह एकदम से निकला और वो जब बढ़ा था, टेम्परेचर बहुत हाई होता है इस महीने में वहाँ पे 40-45 डिग्री। हालांकि उसके लिए भी इन्होंने बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए थे, स्प्रिंकल्स लगा दिए थे, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ख़ास है, इसमें बराबर होता रहता है। एक पर्टिकुलर वक्त में ये छोटी सी जगह है, 20 लाख लोगों के हिसाब से वहाँ पे कम पड़ती है, उसमें उनको जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने कई टीयर्स बना दिए हैं अब, उसके बाद भी कमी होती है। तो उसी में अगर एक भी आदमी गिर पड़ता है या एक को भी धक्का लग जाता है तो फिर स्टम्पीड हो जाती है, और इस दफ़े भी यही हुआ। पूरी कोशिश है, हज के अरेंजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल 5 स्टार की तरह से उन्होंने किया। अगर आप देखें तो एयर कंडीशन टेंट्स वहाँ पे लगे हुए थे, सब चीज़ें थी, मगर क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो क्या ये माना जाए कि आस्था इतनी ज़्यादा है जिसके चलते जो संख्या है हर साल, मैं कहूँ कि वहाँ पर हाजियों की, वो इतनी ज़्यादा है कि उसे मैनेज करने में बेहद दिक्कतें आ रही हैं? जी, किसी हद तक आप सही कह रहे हैं कि संख्या बहुत है, लाने में दिक्कत हो जाती है। फिर लोगों को खुद, जो मैं समझता हूँ कि ये जो हज कमेटीज़ वगैरह हैं, इनको भेजने से पहले
इनको तैयार करना चाहिए, सभी दुनिया के लोगों को फिल्में दिखाएं, क्यों होता है, इस जगह के बारे में बताएं, कैसे चलें, क्या करें। ये चीज़ें हज कमेटीज़ को अपने अपने मुल्कों में दिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए जाने से पहले, ताकि तैयार रहें और इस तरह की दुखद घटना ना हो, र्यूमर्स को न माने और धीरे धीरे वहाँ से गुजरें। दूसरी चीज़ ये कि समय ज़्यादा ना लगाएं उस जगह पे। कंकर फेंकने होते हैं, 3 कंकर फेंकते हैं, लोग रुक जाते हैं, देर तक फेंक रहे हैं कंकर, बड़े बड़े ढेले ले जाते हैं, उसको फेंकते हैं, कोशिश करते हैं और काफ़ी होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस समय, तौबा वौबा करते रहते हैं, भाई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। उसमें बड़ा इमोशनल चार्ज हो जाता है माहौल, और उसमें एक गलती हो जाती है कहीं तो फिर उसके बाद ये स्टैम्पीड हो जाता है। और जिस तरीके से कमर आगा साहब, अगर मैं पिछले 1 दशक या 2 दशक की बात करूं, कुछ इस तरह की खबरें मिल रही थी कि घटनाओं से वक्त लेते हुए कुछ वहाँ पर सिस्टम में बदलाव किए गए हैं, लोगों को ले जाने से लेकर बाहर निकलने तक की प्रक्रिया में अंदर कुछ सिस्टम में चेंज किए गए, जो रास्ता था उसको कुछ किया गया। क्या वो नाकाफ़ी दिख रहा है या फिर उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता वाकई? ये देखिए, अगर ट्रेन का दरवाज़ा नहीं खुला, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई किसी कारण से, कुछ सही पता नहीं कहाँ तक ये सही खबर, ये नहीं, ये एक न्यूज़ थी जो टेलीविज़न दिखा रहा था, कि बता रहा था, कि मैंने सुनी, अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। क्या वजह थी? हाँ जी हाँ, अगर इस तरह की बात हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक तो हर दफ़े वो इम्प्रूव करते हैं, जब भी होता है तब उसकी कोशिश करते हैं, फिर कई जगहों पे उन्होंने इस तरह के किए और रोकने में कामयाब हुए, सक्षम हुए, लेकिन फिर भी हो ही जाती है। ये एक बहुत मुश्किल, किसी भी सरकार के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम फैक्टर ना हो तो फिर वो धीरे धीरे रिलीज़ करें। यहाँ भी धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये कि अगर ज़रा भी रुक गए लोग, या थोड़ी सी भी गलती हो गई किसी से, या एक आदमी गिर जाता है जैसे मैंने बताया, या कुछ हो जाता है, तो वो जो भगदड़ मचती है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या लोग, पैसेज बहुत नैरो है जिसके चलते हैं, या फिर नहीं, इतने लोग होते हैं, जगह कम होती है, इतने लोग चलते हैं उसके अंदर, उनको रुक के कंकरी फेंकना, तो दूसरी तरफ से वो आते रहते हैं, ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें पता चला रुक गए, दूसरे ग्रुप ने उनको पुश कर दिया, और ज़रा ज़्यादा पुश हो गया, गिरा तो गिरते ही चला जाता है आदमी। ये समस्या है। इस तरह की समस्याएं बहुत सी जगह है, ये हमने देखा, खासतौर से रिलीजियस प्लेसेस पे। अभी हिंदुस्तान में भी 1-2 टेम्पल में इस तरह की वाक़या हुई। साउथ में अभी हो गया कुछ दिन पहले, कि जहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा था, उसमें बहुत से लोगों को जाना था, आना था, एक किसी मिस्टेक से हो गई। इसको रोका जा सकता है, मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं रोकी जा सकती। अब किस तरीके से हो, ये तो यहाँ कहीं बैठना मुश्किल होगा, इसके एक्सपर्ट्स वो लोग रहते हैं, हर दफ़े कुछ इम्प्रूव कर देते हैं। कई बार ये बात कही जाती है, कमर साहब क्या आप एग्री करेंगे कि ऐसी जगहों पर आस्था क्योंकि होती लोगों की बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जो नियम है उनको उस कड़ाई से लागू नहीं करवा पाते, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नियम आप नहीं कर सकते, या अवेयर करने की जो उनकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि कितना ज़रूरी है, किस तरीके से उनको हज में जाने से पहले सब चीज़ें यहाँ पे ट्रेन बता देनी चाहिए, फिल्म्स दिखा देनी चाहिए कि यह हादसा हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण है, आप इस तरह की गलतियाँ न कीजिए। और दूसरी बात ये कि उनको बिल्कुल रुकने, वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिसमें वो रुके ना, ज़्यादा देर फेंकते रहें और चलते रहें, और रुक रुक के लोगों को ज़्यादा इन्फोर्स किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे ये है सबसे ज़्यादा कि 20 लाख से अधिक गए हैं ऑफिशियली, फिर अनऑफिशियली, यानी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो हैं, फिर प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स ले जाते हैं। 1,20,000 25,000 इंडिया से गए, जो सबसे बड़ा नंबर है। डिमांड इस वक्त ये है कि कम से कम अगर ये खोल दें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं हर साल। हर जगह, हर मुल्क में लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता है और उसमें ये लोग जाते हैं, उस तरह कोटा होता है कंट्री वाइज का। तो बहुत प्रेशर है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहते हैं वहाँ पे, जगह कम है, और कुछ अरकान ऐसे होते हैं कि जिसमें एक फ़िक्स टाइम है, उसी के अंदर आपको ये करना है। 2 नंबर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ सिराज वहाब साहब हैं, जो कि एडिटर हैं अरब न्यूज़ से, जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। सिराज साहब, अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं इस वक्त वहाँ पर क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है घायलों के बारे में, और वो लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, क्या कुछ खबरें हैं अब? सिराज साहब, आपको आवाज़ मिल रही है? चलो, शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके का पूरा ये घटनाक्रम रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है, लेकिन
घायलों के लिहाज से अगर देखें तो वहाँ की जो मैं कहूँ कि संस्था है वो किस तरीके से वहाँ पर मदद या फिर दूसरे तरीके सहूलियतें हैं? 4000 के करीब सोल्जर्स वहाँ पे लगे हुए हैं और कई सौ एम्बुलेंसेज और गाड़ियाँ इन्होंने लगा दी हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स पूरी दुनिया के वहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह से तो बहुत एफिशिएंट है, उसमें सहायता मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर इनके हेलीकॉप्टर्स भी है, होवरिंग करते रहते हैं, देख रहे हैं। उस जगह को काफ़ी देर तक कॉर्डन ऑफ कर दिया था और बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो मेडिकल एड तो की कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के भी जो डॉक्टर, अच्छी बात यह है कि इंडिया के केवल 2 ही लोग इसमें जख्मी। उस समय इंडियन कंटीजेंट वहाँ पे नहीं थे और इंडियन एम्बेसी ने भी वहाँ पे बड़ी प्रॉम्प्टली एक्शन किया। उनकी हेल्पलाइन भी चल गई जिसके नंबर आ गए हैं। फिर वहाँ पे कौंसल जनरल भी वहाँ पे पहुँच गया था इंडियन, वो मक्के में थे और 1.5 घंटे के अंदर ही वो वहाँ पे पहुँच गए। इंडिया का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट रहता है और ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन भी समझे जाते हैं। इंडियन जो हाजी जाते हैं यहाँ से करने वाले रहते हैं। इस कभी भी इंडियन की वजह से कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। जब भी जो भी दुर्घटना हुई है ज़्यादातर नॉर्थ अफ्रीकन से जो आते हैं लोग, उनकी वजह से। इस दफ़े भी अल्जीरियन थे, एक बार नाइजीरियन ग्रुप था जिसकी वजह से हुआ था कभी कोई। तो वो लोग की वजह से वो अगर ज़रा भी वो हो जाते हैं उसमें, उनकी गलती नहीं होती, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे। अब अगर वही एक रास्ता कि अवेयर किया जाए कि किस तरीके से आप किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट को और अच्छा बनाया जाए। और मतलब मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टर्स तो रहते ही हैं वहाँ पे, वो मॉनिटरिंग करते रहें, कहीं बैठ के देखते रहें। ड्रोन्स होने चाहिए ताकि धीरे धीरे लोगों को भेजा जाए, समय भी बढ़ाया जाए। जी कमल साहब, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री, कारोबार और निवेश पर जोर, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संबोधन। देखिए पहली खबर। अमेरिका में प्रधानमंत्री, रात 8 बजे। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार। किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर। प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक। देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान दुनिया के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय ने हालांकि साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनकी बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। भारत न्यूयॉर्क में G4 के नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसका मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाले सुधार का है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात भी होगी। 26 और 27 सितंबर को वो सिलिकॉन वैली का दौरा करेंगे। In the meeting between the Prime Minister and the President, they will discuss the whole range of bilateral, regional, global issues. And economic engagement would certainly be a part of what they would discuss. अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आयरलैंड में थे। बीते 60 वर्षों में आयरलैंड का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। एक दिन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के मसले पर आयरलैंड ने भारत को सहयोग का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा केनी की बुधवार को राजधानी डबलिन में मुलाकात गर्मजोशी से हुई। दोनों नेताओं के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी और साझा बयान भी जारी हुआ।
भारत और आयरलैंड व्यापारिक संबंध और पर्यटन को बढ़ाने पर सहमत हुए। जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा पर भी समझौते हुए। आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में भारत को सहयोग की बात कही है। I sought Ireland's support for the reforms of the UN Security Council within the fixed time frame, in particular for successful conclusion of intergovernmental negotiations in the 70th year of the United Nations. I also sought his support for India's permanent membership of the Reformed Security Council. We also discussed the question of the reform of the United Nations, the Security Council. We recognise that changes that take place there, on the one hand, should not diminish the opportunity of small countries to sit on the Security Council. इससे पहले नई दिल्ली से आयरलैंड पहुंचने पर यहां बसे भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर बच्चों ने जब संस्कृत में श्लोक पढ़े तो प्रधानमंत्री इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की भूमिका अहम होगी। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है और भारत नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। ये जो सामर्थ्य मिला है, ये नेक्स्ट 30 ईयर का सपना पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय आईटी कंपनियों की सहूलियत के लिए आयरलैंड से वीजा नीति को संवेदनशील बनाने की भी मांग की। आयरलैंड ने गंगा सफाई अभियान में भी भारत की कोशिशों में सहयोग की इच्छा जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय में उच्च स्तर पर नौकरशाही में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में तैनात उच्चायुक्तों और प्रतिनिधियों को बदला गया है। भूटान में तैनात गौतम बावले अब पाकिस्तान में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। TCA रघुवन की वो जगह लेंगे। चीन मामलों के जानकार बावले की इस संवेदनशील राजनयिक मिशन पर नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। जर्मनी के राजदूत विजय गोखले को अब चीन में अशोक कांत की जगह नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में सचिव नवतेज सरना को लंदन का हाई कमिश्नर बनाया गया है, जबकि दूसरे सचिव अनिल वाधवा को रोम भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। वो अशोक मुखर्जी की जगह लेंगे। इसके अलावा भी कई और फेरबदल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो संसद के कामकाज में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि ये काम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का है। कोर्ट का मानना है कि अगर उसने दखल दिया तो ये लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा होगा। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, इसमें संसद में अवरोध खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सांसद अपना काम जानते हैं और उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने लोकतंत्र में मतभेद को जरूरी बताया। ग्वालियर में डॉक्टर लोहिया पर कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने राजनीतिक दलों में घटती सहनशीलता पर भी चिंता जाहिर की। ग्वालियर की ITM यूनिवर्सिटी में पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में असहमति की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया का असहमति का सिद्धांत मौजूदा राजनीति में भी खरा है। He called upon the youth to think about politics focused on 5 principles. These were socialist unity, unity of all opposition parties, joint demonstrations, single-purpose platforms, and hard work. Ram Manohar Lohiya's political legacy and the impulses generated by it are very much in evidence today. उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों और समाज में कम होती सहनशीलता पर चिंता जताई। One aspect of the right of the freedom of speech guaranteed as a fundamental right by Article 19(1)(a) of the Constitution. The court has observed that, and I quote, restrictions on the freedom of speech must be couched in the narrowest possible terms. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद DP त्रिपाठी और KC त्यागी भी मौजूद थे। आशुतोष दीक्षित, राज्यसभा टीवी, ग्वालियर।
व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व एसडी धनराज यादव और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर की तलाशी ली। घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे जगदीश सागर के घर पर भी सीबीआई टीम पहुंची। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में करीब 40 जगहों की तलाशी ली गई। इनमें कम से कम 7 आरोपियों के घर शामिल हैं। जांच एजेंसी भोपाल में व्यापम के मुख्यालय भी पहुंची, कागजात जुटाए। विपक्ष ने आरोपियों के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की मांग की है। हम तो सीबीआई से यही आग्रह करना चाहेंगे कि अब इनके रिश्तेदारों के वहां भी छापे मारे जाएं, क्योंकि जो हमें आशंका है कि उन्होंने दस्तावेज और धन दोनों का हस्तांतरण अपने रिश्तेदारों के या अन्य नामों पर किया है। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब तक 105 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दे रखा है। व्यापम से जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एम्स के डायमंड जुबली समारोह में आज डेंगू का मसला छाया रहा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने 15 और नए एम्स खोलने की बात कही। एम्स के 60 साल पूरे होने पर संसार में विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली समेत देश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। गुरुवार को एम्स के डायमंड जुबली समारोह में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को कोताही न बरतने का निर्देश दिया। और अभी जो फ्रेश स्पेल ऑफ रेन्स हुई हैं उसके बाद कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए हम चौकन्ना रहें और हमने स्टाफ के लोगों को सबको अलर्ट किया है। किसी पेशेंट को लौटाना नहीं है, सभी पेशेंट्स का इलाज करने की व्यवस्था है। हालांकि लोग अब भी सरकार की कोशिशों को नाकाफी बता रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स थे, जो डायरेक्टर से हमारा बात हुआ है, जो हमारे चेयरमैन थे विकी पॉल, उनसे बात हुआ है हमारा, एंड देव एक्सेप्टेड कि इसमें डिले हुआ है, ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंस हुआ है, तो क्यों हमें एक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं हमें टाइमली, क्यों इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। तो नड्डा जी ने मुझे यही बोला है, 2 दिन का टाइम दिया है। दिल्ली में अब तक डेंगू से 28 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डेंगू के बढ़ते मामले से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन और डॉक्टरों के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मंगलयान ने आज एक और इतिहास रचा। इसने मंगल की कक्षा में 1 साल पूरे कर लिए। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी काफ़ी फ्यूल है और ये अगले कई वर्षों तक काम करने में सक्षम है। मंगलयान में अब तक कई तस्वीरें और डाटा इसरो को हासिल हुए हैं, जिसे आज इसरो ने एटलस के जरिए जारी किया। मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐसा दिन रहा जिस दिन दुनिया ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का लोहा माना। पहले ही प्रयास में मंगलयान को लाल ग्रह पर भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो के मुताबिक मंगलयान में अभी पर्याप्त ईंधन है और ये कई सालों तक लाल ग्रह के चक्कर काटता रहेगा। इसके 5 पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग वहाँ गए, फर्स्ट कंट्री थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ गई, तो वो डेटा एक्सेस करके उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को मंगलयान ने लाल ग्रह की पहली तस्वीरें भेज दी थीं। 19 अक्टूबर को मंगल ग्रह से करीब से गुजरे साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु श्रृंखला को 40 मिनट तक कलर कैमरे में भी कैद किया। धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग से भी खुद को बखूबी बचाया। मंगलयान के जरिए भेजी गई इन तस्वीरों में वो सारी जानकारियां हासिल हुई जिसको लेकर लंबे समय तक लोगों में जिज्ञासाएं रहीं। इन तस्वीरों से मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को भी बल मिला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर इन आंकड़ों से कुछ साइंस करना चाहे तो वो प्रपोजल दे, तो वो पूरे ही देश में किसी को भी अपॉर्चुनिटी है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को ये धरती की कक्षा से बाहर निकला। पिछले साल 24 सितंबर को ये लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को दुनिया भर में काफी सराहना मिली। टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया और इसे द सुप्रीम स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया।
मंगलयान की सफलता ने भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व बढ़ाया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले समय में भारत के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।